आजादी के 78 साल बाद ये दुर्दशा है ना, तो उसकी जिम्मेदार मैं कांग्रेस को मानता हूँ। मैं राजनीति को दूसरे तरीके से देखता हूँ। छोटे मोटे मुकदमे हैं, मैं मुकदमों से डरने वाला नहीं। जब इस फील्ड में आई गए तो 2 लगे या 200 लगे तो कोई अपने को तो वकालत में हम लोग इसलिए गए थे, मैं इसलिए गया था कि मैं चाहता था कि लोगों को वकालत आज के टाइम पर केवल एक पेशा बन के रह गया है। वकीलों का काम केवल अपने क्लाइंट को बेवकूफ बना के, मैं सारे वकीलों को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ज्यादातर जहां तक मैंने देखा है सिर्फ उनको पैसे लूटने का खेल। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने 78 साल वोट कांग्रेस का, अपनी बर्बादी का हिसाब कांग्रेस से ही पूछे। अम्बेडकर का पूरा जीवन आप 1927 से लेके 19 देखो, वो किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी। नमस्कार। आज मौजूद हैं हमारे साथ में एक मुकर आवाज हैं, धीरेंद्र वर्मा हमारे साथ में हैं। धीरेंद्र वर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपका, आपके सभी व्यूवर्स का। आप कहाँ से आते हैं और आपका किस तरह की पृष्ठभूमि है और आपने कहाँ से पढ़ाई की है? तो मेरा गांव तो वैसे सीशु है, मेरी जन्मभूमि भी यही है, लेकिन क्या है, हमारे पिताजी कुछ व्यापार के सिलसिले से यूपी चले गए। फिर वहीं हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। फिर मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि वो पूरी नहीं हो पाई, तो अभी उसमें ब्रेक चल रहा है, लेकिन आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर पूरा करेंगे। वकालत की है आपने? हाँ, मैंने की वकालत, मैंने यूपी से की है, लेकिन 2 सेमेस्टर उसमें बैक लगे बाकी हुए, रह हाँ गए। बाकी हैं, और तो कभी मौका मिलेगा तो तो जरूर। आप वकालत को आप कैसे देखते हैं, जो एडवोकेसी है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, वकालत में हम लोग इसलिए गए थे, मैं इसलिए गया था कि मैं चाहता था कि लोगों को न्याय मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऐसे प्रोफेशन है, एक वकील होता है और एक डॉक्टर होता है, जिससे लोगों की जो है भावनाएं जुड़ी होती हैं। उनके पास, डॉक्टर और वकील के पास वही आदमी जाता है जो पीड़ित होता है, जिसकी सब तरफ से उम्मीद टूट जाती है। लेकिन मैंने वकालत में देखा है कि वकालत आज के टाइम पर केवल एक पेशा बन के रह गया है। वकीलों का काम केवल अपने क्लाइंट को बेवकूफ बना के, मैं सारे वकीलों को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ज्यादातर जहां तक मैंने देखा है सिर्फ उनको पैसे लूटने का खेल बना रखा है। आप चले जाइए एसडीओ कोर्ट में, चले जाइए, जो बंटवारे की फाइलें हैं या जो छोटी छोटी जो डिस्प्यूट गांव में होते हैं जमीनों को लेके, तमाम 10-10 साल से वो फाइलें लटकी हुई हैं। और राजस्थान के अंदर किसी भी एसडीओ कोर्ट में आप चले जाओ, 10 दिन 12 दिन एसडीओ कोर्ट केवल लगता है। और दूसरी बात क्या है, इतना सिस्टम खराब हो चुका है कि मान लिया अगर हड़ताल है या एसडीओ कोर्ट नहीं लगेगा, तो 2 बजे से एसडीओ कोर्ट लगता है और 1 बजे अंदर से सूचना आती है कि आज कोर्ट नहीं लगेगा। अब आप बताओ, वो जो एक क्लाइंट है, मजदूर है, वो अपनी 1000 रुपये की मजदूरी थका के, अपना पैसा लगा के, किराया खर्च करके अपनी तारीख पे आता है, और उसको 1 बजे पता चलता है कि आज कोर्ट नहीं लगेगी। अगर कोर्ट नहीं लगे तो उसका सर्कुलर 1 दिन पहले जारी करना चाहिए। वकील का काम है अपने क्लाइंट को बताए कि भाई कल कोर्ट नहीं लगेगा, आपको नहीं आना। तो यानी सारा नीचे का आप सिस्टम ये जो है, बताना चाहते हैं कि अ, यहाँ पर जो एक आम नागरिक के लिए न्याय लेना बिल्कुल मुश्किल काम ऐसा है। न्याय मिलता ही नहीं है जी। गरीबों के लिए न्याय कहाँ है? न्याय नाम की चीज तो खत्म हो चुकी है। देखिए, न्याय और जुल्म के बीच का जो सिस्टम है ना, वो पूरा सड़ चुका है, खत्म हो चुका है। न्याय कहाँ मिलता है? इस पर आपका विचार क्या है कि सर जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रही है ना, उसको देखते हुए तो बदलाव की उम्मीद दूर दूर तक नहीं। जब तक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोच के लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जो लोग सिस्टम को सही करने की नीयत से पॉलिटिक्स में आएंगे,
तब ये सारी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि आज जो भी लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, सिर्फ उनको एमपी एमएलए बनना है या उनको पैसा कमाना है, ठीक है, बस इतना ही उनका मकसद है। धरातल के ऊपर सबसे ज़्यादा आपने शेखावटी में संघर्ष किया है। जब भी मजदूरों की बात आती, आपके ऊपर मुकदमा लगा, हाँ, हाँ जी। तो मुकदमा तो क्या, मेरे ऊपर 2 मुकदमे चल रहे हैं, वो भी सब पॉलिटिकल राइवलरी में वो मुकदमे लगाए गए, छोटे मोटे मुकदमे हैं। मैं मुकदमों से डरने वाला नहीं हूँ। जब इस फील्ड में आई गए हैं तो 2 लगे या 200 लगे, उसका कोई अपने को दिक्कत चलिए ये नहीं भी है। अच्छी हाँ। बात है। आपकी पार्टी, आपने पार्टी बनाई, आ, जब वंचित समुदाय राजस्थान में, आ, जालोर का एक मामला था, पाली का मामला था, जहाँ पर मुझे रखने के ऊपर मार दिया जाता है। राजस्थान एक सामंतवाद का गढ़ है, जहाँ पर आज भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुसलमान और महिलाओं के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, सरकार के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकारें क्या है, देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की अगर आजादी के 78 साल बाद ये दुर्दशा है ना, तो उसकी जिम्मेदार मैं कांग्रेस को मानता हूं। मैं राजनीति को दूसरे तरीके से देखता हूं। लोग कहते हैं कि बीजेपी आ गई, बीजेपी ये कर दिया। अरे भैया, बीजेपी से हमको क्या मतलब है? हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने 78 साल वोट कांग्रेस को दिया, ठीक है। सही है। तो आज अपनी बर्बादी का हिसाब कांग्रेस से ही पूछेंगे ना, बीजेपी से थोड़ी पूछेंगे। बीजेपी को तो हमने कभी वोट ही नहीं दिया। लेकिन जब कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछो, अपने रोजगार के बारे में पूछो, अपनी डिग्निटी के बारे में पूछो, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछो, तो कांग्रेस के लोगों के पास कुछ बताने के लिए नहीं है आपके पास। आपको कहेंगे ये बीजेपी से मिला हुआ है, बीजेपी का एजेंट है। तो ये राजस्थान। सारी चीजें हैं। और देखो बाबा साहब अंबेडकर का पूरा जीवन आप 1927 से लेकर 1956 तक अगर उनका संघर्ष देखें, वो किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे? वो चाहते थे कि इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा ये जो इतना भारी समाज है ये किसी के पीछे पीछे चले। ये अपने पैरों पर अपनी राजनीतिक शक्ति इकट्ठा करके अपने दुखों से लड़ेगी। आज कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्र बोलता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप समझते हैं, वकालत कर चुके हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर कहीं पर भी सरकार के सामने कोई बोलता है, सरकार उन्हें सलाखों के पीछे डाल देती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो संविधान का अनुच्छेद हमारा मौलिक अधिकार है। देखिए, सरकारों ने, चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत रही हो, जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने लोगों की आवाज़ों को दबाने का काम किया है। लेकिन आवाज़ें दबती नहीं है, ठीक है। आप जो आवाज़ है ना, उसको थोड़े दिन के लिए आप कैद करके रख सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में, या जहां एक इतने बड़े समुदाय के लोग, इतनी बड़ी आबादी हो, जहां दुनिया प्रोग्रेसिव माइंड की तरफ बढ़ रही है, वहां आवाजों को दबाया नहीं जा सकता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, सरकारें आएंगी, जाएंगी। बाबा साहब ने संघर्ष किया पानी के लिए। सरकार थी, पिछली सरकार थी, उस वक्त 9 साल के बच्चे को, जिस मामले को पूरे भारत में हाईलाइट हुआ, मुख्य धारा के मीडिया ने भी उसको दिखाया, पानी पीने के लिए का संघर्ष है वो आज भी चल रहा है। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए भी उसी तरह की चीज़ें हैं कि कभी पेशाब कर दिया किसी आदिवासी पर, किसी आदिवासी को लेटा के उसको घसीटा जा रहा है।
क्या देख रहे हैं आगे आने वाली परिस्थितियों में कि दलित और आदिवासी सुरक्षित हैं? दलित आदिवासी इस देश का कमजोर आदमी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक उसके पास राजनीतिक सत्ता नहीं आ जाती। मैं इस देश के प्रदेश के दलित पिछड़े आदिवासियों से कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि आपका पूरा फोकस राजनीतिक सत्ता हासिल करने पर होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज के पास राजनीतिक सत्ता होती है, जिसके पास पावर होता है, उसकी जमीन और बहन बेटियों की तरफ और उसके मान सम्मान की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। आप बताइए ऑप्शंस क्या है आपके पास? कब तक धरने प्रदर्शन करते रहेंगे? कब तक चिल्लाते रहेंगे? धरना इंदर मेघवाल के साथ हुआ, उसको पानी पीने पे मार दिया गया। सीकर के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं, कलेक्टर ऑफिस के सामने हुए, एसपी ऑफिस के सामने हुए, इंदर मेघवाल के मामले को लेकर मैंने कलेक्टर के आवास के सामने आंदोलन किया था। लेकिन आंदोलन से मुझको सल्यूशन नहीं दिखता है। सल्यूशन तो एक ही है जो बाबा साहब अम्बेडकर बता के गए, राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप देखो आजादी के 78 साल बीत चुके हैं, 55 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज किया है, और पेपर में क्या निकलता है? आज हमारे लिए ये न्यूज है कि दलित को घोड़ी से उतार दिया गया, पुलिस लगा के घोड़ी की बिंदोरी निकाली गई। ये 55 साल आपने किया क्या? अरे हमको 5 साल दे दो, आप 5 साल हमको सरकार बनाने का मौका दे दो। अगले 500 साल तक अगर घोड़ी से उतारना तो छोड़ो, अगर दलितों की तरफ, कमजोर लोगों की तरफ कोई आंख भी उठा के देख ले तो बता देना। देश में तमाम तरह के महापुरुष हुए, महामानव हुए, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, पेरियार साहब, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो आपको प्रभावित करती है? आप देखो, मुझे तो क्या है कि मेरा जो आत्मसम्मान है ना, ठीक है, वो आत्मसम्मान और आत्मसम्मान की समझ बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से पैदा हुई। और बाबा साहब अम्बेडकर से मैंने एक चीज सीखा है कि जीवन में तुमको कुछ ना मिले, कुछ भी हासिल ना हो, लेकिन इंसानों की तरीके से जीना, इससे कंप्रोमाइज मत करना। अपना जो इंसान होने का बोध है ना, इसको हमेशा याद रखना। तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से ये सीखा, और मुझको महसूस हुआ कि भले ही चलो इस जाति व्यवस्था के समाज में हमको पीछे ढकेल दिया गया हो, लेकिन जो वो मानव गरिमा जो होती है ना, वो गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और बाबा साहब अम्बेडकर की आप विचारधारा को फॉलो करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी देश की प्रगति उस देश की महिलाओं की प्रगति से मानता हूँ। क्या देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? देश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, और न महिलाओं का कोई रिप्रेजेंटेशन है। उसका कारण क्या है कि देखिए, 50% आबादी है महिलाओं की, ठीक है, 8% वाले राजभर समाज की पार्टी है, 12% समाज वाले यादव समाज की पार्टी है। 50% महिलाओं की कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आवाज है क्या? महिलाओं ने अपने रक्षा की जिम्मेदारी, अपने मान सम्मान की जिम्मेदारी पुरुषों के हाथ में सौंप रखी है। और पितृसत्तात्मक सोच वाले समाज में पुरुष कभी चाहता है कि महिला आगे चली जाए? महिलाओं को खुद लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, बगावत करनी पड़ेगी, तब महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा। जैसे दलितों को प्लेट में सजा के कोई सत्ता नहीं देगा, इसे महिलाओं को प्लेट में सजा के कोई बराबरी और सम्मान भी नहीं देने वाला। उनको खुद लड़ना पड़ेगा। एक भाई भी नहीं चाहता है अपनी बहन को अपने पिता की जमीन में से हिस्सा देना है। बिल्कुल। किससे उम्मीद करेंगी महिलाएं कि वो हमको आगे बढ़ाएगा? अगर महिलाओं के दिमाग में गलत फहमी है कि कोई आएगा और हमको आगे बढ़ा देगा, तो उनसे बड़ा जो है गलत थिंकिंग वाला कोई नहीं है। उनको खुद आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब उनको मुक्ति मिलेगी।
ये तो महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल गया, वो भी सुई के नोक के बराबर भी मिला है। महिलाएं घर में बैठी हैं, वो चूल्हा चक्की में लगी हैं। आओ लड़ो, संघर्ष करो। दुनिया में महिलाएं कहाँ जा रही हैं? तो आप वकालत कर रहे हैं देश में आज भी समानता का जो अधिकार है, क्या वास्तव में धरातल पर लागू है? समानता का अधिकार, मैं बता रहा हूं आपको, देश का 80% पैसा 3% लोगों के पास जेब में पहुंच चुका है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ठीक है, समानता तो है ही नहीं ना इस देश में। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानता जो है ना, उसी ने तो इस देश को बर्बाद कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की अपनी आखिरी स्पीच में कहा था कि जो है, अगर हमने राजनीतिक समानता तो हमने हासिल कर ली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए अगर हमने कदम नहीं उठाए और काम नहीं किया, तो ये जो आज़ादी हमको मिली है ना, इसको हम ज़्यादा दिन तक बचा के रख पाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। तो समानता कहाँ है? आज पूरे देश के अंदर अभी जैसे मैंने अभी बात की कि इंद्र मेघवाल का जो मामला था, जितेंद्र मेघवाल का मामला था, पूजा भील और इस तरह के तमाम मामले जो राजस्थान सामंतवाद का गढ़ बनता जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही मामले आते जा रहे हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में भी दलित और आदिवासियों की हालत खराब है। अभी अभी एक मामला आया, बुलेट पर एक दलित व्यक्ति जो चढ़ता है, बैठता है और शान और शौकत से रहता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कमजोर होता है ना, वो हमेशा हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम लोग लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? बुलेट पे चढ़ने की। हम लोग लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? मूंछ रखने की। अरे भैया, रंग लड़ाई लड़ रहे हो आप। बुलेट पे चढ़ने की लड़ाई है ही नहीं। बुलेट पे तो आपको कोई चढ़ा देगा। ये तो जो जातिवादी लोग हैं, ये आपको उतार देते हैं। आप मूंछ रखो ना लोकतंत्र में, ठीक है, मूंछ आपको कोई रखवा देगा। असली लड़ाई तो सत्ता की है। आप पहले सत्ता हासिल करो। बुलेट क्या है? मर्सिडीज पे चढ़ जाओ आप, किसी की औकात नहीं है आपको देख ले। नहीं, जैसा आपने बताया कि एक व्यक्ति है जो मूछें रख लेता है, हाँ, उसको कुछ लोग जो संकुचित मानसिकता के लोग, वो उन्हें पीछे से घात लगा कर मार देते हैं। तो क्या जो आज़ादी नाम की जो चीज़ है, देश आज़ाद होने के बाद में जो आज़ादी नाम की चीज़ है, उस चीज़ को आप कैसे महसूस करते हैं कि हाँ, वास्तव में दलित और आदिवासी किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आजादी हमें अंग्रेजों से मिली, ठीक है, लेकिन जो आंतरिक आजादी थी, वो आंतरिक आजादी के लिए हम लोग आज भी तरस रहे हैं। क्या हमें जातिवाद से आजादी मिल गई? क्या हमें गरीबी से आजादी मिल गई? क्या हमें छुआछूत से आजादी मिल गई? क्या हमें सामंतवाद से आजादी मिल गई? नहीं मिली। बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस के बीच में लड़ाई किस बात की थी? गांधी जी ट्रांसफर ऑफ पावर चाहते थे अंग्रेजों से। गांधी जी कहते थे आप जाओ और हमको सत्ता सौंप दो, आप जाओ। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को आजादी में रोड़ा क्यों बताया? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा देश तो आजाद हो जाएगा। उस आजादी में हमारा क्या स्थान होगा, ये पहले तय होना चाहिए। अगर तुम्हारी आजादी में हमारा कोई स्थान नहीं है, तो वो आजादी हमारी किसी काम की नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने ये बात आज से 150 साल पहले कह दी थी। और हम लोग ना बाबा साहब अंबेडकर से देखो, बहुत लोग क्या है कि बाबा साहब अंबेडकर को कितना, भाई जिस चीज पे हमारे पुरखों ने दिमाग लगा लिया ना, अब जैसे कोई कहे कि आपने रामायण नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़ा, ठीक है, आपको क्या पता है? अरे भैया, हमको पढ़ना ही नहीं है। हमारे बाबा साहब ने पढ़ के सारी चीजें हमको एक चीज बता दी, ठीक, अब उसमें हम समय क्यों बर्बाद करेंगे? हमको तो आगे बढ़ना है ना। बाबा साहब अंबेडकर ने बता दिया
कि आपको आगे बढ़ने का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता आपको तब मिलेगी जब आपके पास सत्ता होगी। मेरा पूरा पूरा फोकस राजनीतिक हिस्सेदारी पे है। हम वो हासिल करेंगे, फिर बदलाव करेंगे, और बाकी जो है बिना राजनीतिक शक्ति के कुछ नहीं हो सकता है। आपने पार्टी बनाई, तो पार्टी बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था कि आपकी विचारधारा के अनुकूल आप किसी और पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते थे, आपने खुद की अलग पार्टी बनी? देखो, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखो, हमारे पास समय कम है, काम हमको ज़्यादा करना है, और दूसरी पार्टियों में हमारे पास जाने का ऑप्शंस था। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उन पार्टियों में जाते तो वही चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता। अगर आपको कुछ नया करना है तो आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और देखो, अगर एमपी एमएलए बनने का मेरा सपना होता या मुझको लालच होता तो मैं किसी बनी बनाई मजबूत पार्टी में जाता, लेकिन मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। मैंने संघर्ष का रास्ता इसलिए चुना कि मैं इस लड़ाई को जो शुरू कर रहा हूं, हो सकता है मुझे इस जीवन में सफलता ना मिले, लेकिन हमारे जो संघर्ष हैं, हमारे पूरे पार्टी के लोगों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष से प्रेरणा लेके हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे संघर्ष करती रहेंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता मिल ही जाए। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी असफलता में भी बहुत सी सफलताएं होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज हमारे साथ में खास बातचीत में धीरेंद्र वर्मा, जो यूपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनसे इस खास बातचीत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी।